तो हम लोग पैकेज ऑप्टिक्स एक्सरसाइज 2 वीडियो 103 क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 डिस्कस कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन है, अ गिवन रे ऑफ लाइट सफर मिनिमम डेविएशन इन एन इक्विलैटरल प्रिज्म P। ये प्रिज्म P है। एडिशनल प्रिज्म Q एंड R ऑफ आइडेंटिकल शेप, इसका और इसका शेप आइडेंटिकल है। एंड ऑफ सेम मटेरियल एच P, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना है इसका और इसका दोनों का सेम है। As shown in figure, the ray will now suffer। तो इसमें कहा गया है कि a given ray of light suffer minimum deviation from equilateral prism P। केवल अगर एक प्रिज्म हम लें, केवल एक, अगर ये केवल एक प्रिज्म P होता तो अगर कोई लाइट रे इस पर इंसिडेंट करता तो इसका मिनिमम डेविएशन होता, इसका मिनिमम डेविएशन होता। और वो मिनिमम डेविएशन हम लोग ऐसे निकालते हैं, लेट दिस इज डेल्टा एम। ये मिनिमम डेविएशन का वैल्यू कुछ होगा, केवल एक प्रिज्म होता तब। लेकिन ऐसा ही तीन प्रिज्म है। पी प्रिज्म का बेस नीचे है, क्यू का बेस ऊपर है। अगर इस प्रिज्म पी के बाद अगर हम केवल क्यू को रखें, शुरू में प्रिज्म पी था तो डेविएशन मिनिमम हुआ। अब अगर इसके साथ हम क्यू को भी रख दें और कोई व्हाइट लाइट अगर ऐसे इंसिडेंट करेगा तो इस वाले प्रिज्म से अगर ये डेविएट करके क्लॉकवाइज डेविएशन होता है तो इस वाले प्रिज्म से उतना ही एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन होगा। क्योंकि कोई भी एक प्रिज्म जो होता है उसमें रे डेविएट करता है बेस के तरफ। तो इस वाले प्रिज्म का बेस नीचे है और इस वाले प्रिज्म का बेस ऊपर है, तो इससे जितना क्लॉकवाइज डेविएशन होगा इससे उतना ही एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन होगा। या आप ऐसे समझिए कि ये दोनों प्रिज्म अगर आइडेंटिकल मटेरियल का है और इस दोनों को जोड़ दें तो ये एक स्लैब हो जाएगा। ये जो बीच का जो सरफेस है वो मीनिंगलेस हो जाएगा, इसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। तो अगर ये एक स्लैब है तो स्लैब से तो कोई डेविएशन होता नहीं है। आपको पहले बताया है कि इसका दोनों सरफेस ये पैरेलल है। ये वाला जो लाइट आया है ये रिफ्रैक्ट हुआ, फिर इस पर इंसिडेंट हुआ और फिर जब यहां से बाहर निकलेगा तो इसी के पैरेलल बाहर निकलेगा। ये जो इनिशियल डायरेक्शन है यहां से बाहर इसी के पैरेलल निकलेगा। तो इसमें और इसमें डेविएशन कितना है अगर पूछे तो आप कहेंगे 0 डेविएशन है। इसका मतलब P एंड Q प्रिज्म अगर केवल है और कोई लाइट ऐसे इंसिडेंट किया है तो इस दोनों से नेट डेविएशन कितना होगा? 0। जैसे लाइट यहां पर इंसिडेंट किया है, यहां से जब बाहर निकलेगा तो उसी डायरेक्शन में बाहर निकलेगा। केवल डिफरेंस होगा कि ये शिफ्ट कर जाएगा, ये यहां पर है और ये यहां पर आ जाएगा, शिफ्ट उसका हो जाएगा। तो शिफ्ट से तो डेविएशन में फर्क पड़ता नहीं है, ये दोनों पैरेलल है। इसका मतलब हुआ कि ये दोनों मिलकर के नेट डेविएशन 0 प्रोड्यूस किया। अब ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर दिया। अब केवल ये एक प्रिज्म है तो इससे जब लाइट बाहर निकलेगा तो डेविएशन उतना ही होगा जितना एक प्रिज्म के कारण हो रहा है। इसका मतलब आंसर इसका कौन सा होना चाहिए? सी। जितना एक से डेविएशन है उतना ही इस तीनों से डेविएशन होगा और सेम डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर के कोई डेविएशन प्रोड्यूस नहीं करेगा और ये केवल एक ही प्रिज्म बचेगा जिससे डेविएशन उतना ही होगा जितना इसमें। अगर दो प्रिज्म रहता और पूछता कि डेविएशन कितना है तो आप कहते डेविएशन अब 0 हो जाए। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसमें लिखा है एन एयर बबल ऑफ ग्लास स्लैब, an air bubble in glass slab, refractive index 1.5, when viewed from one side appear to be 6 centimeter। ये एक ग्लास स्लैब है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और ये एक एयर बबल है।
इस एयर बबल को हम ऑब्जेक्ट कह रहे हैं। यहां पर इस क्वेश्चन में एयर बबल क्या है? ऑब्जेक्ट है। When viewed from one side appear to be 6 centimeter and from opposite side 4 centimeter. जब इस एयर बबल को एक साइड से देखते हैं तो 6 सेंटीमीटर पर अपीयर होता है। तो अपीयर कहां से होता है भाई? इस साइड से अगर देख रहे हैं, ये ऑब्जर्वर आई है, इस साइड से अगर इसको देख रहे हैं तो ये इस सरफेस से, जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, वहां से रिफ्रैक्टिंग सरफेस से 6 सेंटीमीटर पर दिख रहा है। देखो साफ साफ लिखा है, when viewed from one side appear to be 6 सेंटीमीटर, from opposite side 4 सेंटीमीटर। और जब इसी बबल को इस तरफ से देखते हैं, अपोजिट साइड से, तब ये 4 सेंटीमीटर, मतलब इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस से 4 सेंटीमीटर पर। ये डिस्टेंस आपको दिया है 6 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस आपको दिया है 4 सेंटीमीटर। अगर ऐसा है तो इस ग्लास स्लैब का थिकनेस कितना होगा ये बताना है। आप देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को और इस ऑब्जर्वर को केवल ध्यान से देखो। ये जो ऑब्जेक्ट है, इस लाइन से ऊपर जो मीडियम है उससे इसका लेना देना है, इससे नीचे जो मीडियम है उससे लेना देना नहीं है, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट से जो रे इस तरफ निकलेगा ये यहां से निकल करके इसके पास आएगा और इस सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा। दूसरा रे अगर ऐसे लिखें तो यहां पर नॉर्मल आप ड्रॉ करेंगे, ये नॉर्मल से दूर के तरफ बेंड करेगा। अब इसको आप पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो इसका इमेज यहां बनेगा। इसको एपरेंट डेप्थ कहेंगे और ये एपरेंट डेप्थ दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। इसका यहां से रियल डेप्थ ये होगा, लेट दिस रियल डेप्थ इज T1, यहां से यहां तक का। तो फॉर्मूला होता है रियल डेप्थ T1 डिवाइडेड बाय म्यू। उसी तरह से यहां से जब देखेंगे इसको तो रे ऐसे आएगा, दूसरा रे सपोज करो ऐसे आया, ये रिफ्रैक्ट होकर के नॉर्मल से दूर के तरफ बेंड करेगा, इसको पीछे प्रोड्यूस करेंगे, यहां इंटरसेक्ट करेगा। ये हो गया एपरेंट डेप्थ और ये हो गया रियल डेप्थ। यहां पर आप हाइट कह सकते हैं। तो ये एपरेंट हाइट कितना है 4 सेंटीमीटर और रियल हाइट कितना है T2, इसका सपोज T2 है तो T2 बाई म्यू। बाई म्यू होगा, ये समझ आ रहा है, क्योंकि T2 से इसका वैल्यू कम होगा, इसलिए हम लोग यहां पर बाई म्यू लिखे। या आप ऐसे कहिए कि ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है, ऑब्जर्वर रेरर मीडियम में है, तो ये जो म्यू लिखते हैं वो क्या होता है? म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू आई मीडियम। तो ऑब्जेक्ट मीडियम का म्यू आई मीडियम के रिस्पेक्ट में, ये तो एयर है, तो ये म्यू के बराबर ही रह जाएगा। तो अच्छा, टोटल थिकनेस कितना होगा? मतलब T1 प्लस T2। अब T1 प्लस T2 कर दीजिए, 6 म्यू प्लस 4 म्यू का मतलब 10 म्यू और म्यू 1.5 है 15 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। 8वां क्वेश्चन है, 2 thin lenses, one concave and other convex are placed in contact. Concave, convex, placed in contact. If their power in ratio 2/3, इसका पावर सपोज करो P1 है, इसका पावर सपोज करो P1 है और इसका पावर सपोज करो T2 है, तो इसके पावर का रेशियो है 2/3। तो पावर का रेशियो दिस बाय दिस या दिस बाय दिस, ये तो दिया हुआ है नहीं, तो कोई भी P1 हो सकता है, कोई भी P2 हो सकता है। आपको दिया हुआ है पावर का रेशियो P1 बाई P2 इक्वल टू 2/3। लेकिन ध्यान रहे कि इसका पावर नेगेटिव होता है और इसका पावर पॉजिटिव होता है। इसका मतलब पावर का रेशियो 2/3, ये मैग्नीट्यूड दिया है। अगर इसका हम साइन भी लिखें तो यहां पर साइन माइनस होना चाहिए। अगर साइन के साथ दोनों के पावर को रेशियो करें
तो -2/3 होना चाहिए। इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन 30 सेंटीमीटर। इस दोनों को जब जोड़ दिए हैं तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर। इक्विवेलेंट पावर 1/30। अब चूंकि सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे 10⁻²। 100 ऊपर चला जाएगा, 100/30 मतलब 10/3 डायोप्टर। ये डायोप्टर आएगा। और इसका पावर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ यहां पर पॉजिटिव दिया, इसका मतलब इस दोनों का जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है ये सम हो करके इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव है। ये पावर कैसा है? पॉजिटिव है। दिस पावर इज 10/3 इक्विवेलेंट पावर एंड दिस 10/3 इज पॉजिटिव। देन इंडिविजुअल फोकल लेंथ, इसका इंडिविजुअल फोकल लेंथ कितना होगा? तो भाई मामला बिल्कुल क्लियर है। इक्विवेलेंट पावर का फॉर्मूला तुमको पता है। इक्विवेलेंट पावर होता है P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस Pn, अगर लेंस कांटेक्ट में है तब। और आपको यहां पर P1/P2 दिया है, तो आप क्या करिए, इसको P1 से सबको डिवाइड कर दीजिए, P2 से सबको डिवाइड कर दीजिए। तो P/P2 P1/P2 प्लस 1, ये हो गया। अब इसको जब यूज करेंगे तो भाई इसका साइन रखेंगे, इसका साइन आएगा। किसी दो का साइन आपको पता होगा और तीसरा का साइन आएगा। अभी तक इसमें साइन कन्वेंशन आप नहीं लगाए। अब देखो हम साइन कन्वेंशन लगा रहे हैं। जिसका साइन आपको पता है, जैसे इसका साइन आपको पता है और इसका साइन आपको पता है, तो इसका और इसका साइन रख दीजिए, इसका साइन अपने आप आ जाएगा। इस P का साइन कितना है? +10/3। P2 निकालना है, इसको छोड़ दो, ये अनसाइंड है, पता नहीं है इसका साइन। P1/P2 है -2/3 प्लस 1, इसको जोड़ेंगे तो 1/3 आएगा। यहां से P2 का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, ये इधर चला गया, 3 कैंसिल हो गया। सो P2 = 10 डायोप्टर। अब P2 अगर 10 डायोप्टर हो गया है, ये P2 अगर 10 है तो P1 कितना हो जाएगा? P1 ये हो जाएगा P2 इंटू -2/3। P2 के जगह पर 10 रख दीजिए तो -20/3 डायोप्टर, ये P1 हो गया। अब P1 P2 अगर पता चल गया तो फोकल लेंथ F1 आप निकाल सकते हैं। F1 होगा 1/P1, तो 1/ अगर इसको करेंगे तो माइनस तो रह ही जाएगा, 3/20 होगा। और चूंकि ये मीटर में है, सेंटीमीटर में निकालना है तो 100 से गुना कर दीजिए, -15 सेंटीमीटर, ये F1 हो गया। और F2 निकालना है तो P2 तुमको 10 दिया हुआ है, तो F2 हो जाएगा 1/10 मीटर इनवर्स, 1/10 मीटर, यहां पर ये 10 मीटर होगा ना, तो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो गुना 100, F2 हो गया 10 सेंटीमीटर। एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। अब इसमें F1 और F2 जरूरी नहीं है। आप सपोज तुम में से कोई अगर इसको P1 लिया है, इसको P2 लिया है, तब P1 का वैल्यू जो है वो आ गया -10 और इसका आ जाएगा +10, -15 और +10। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सर इसको P1 लिए थे तो इसका माइनस आ गया। अरे भाई, यहां तो ये रेशियो दिया है, तो इस रेशियो से जो पॉजिटिव आएगा दोनों आंसर में से, वो पॉजिटिव इसके लिए होगा, नेगेटिव इसके लिए होगा। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9th में लिखा है देयर इज एन इक्विकॉन्वेक्स ग्लास लेंस। इक्विकॉन्वेक्स का मतलब दोनों सरफेस का रेडियस सेम है, इसका रेडियस और इसका रेडियस दोनों सेम है, R1 R2 दोनों R के बराबर है, दिया हुआ भी है। μg 3/2, μw 4/3, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μg है 3/2 और इधर μw है, दिस इज 4/3। इफ देयर इज वाटर इन ऑब्जेक्ट स्पेस एंड एयर इन इमेज स्पेस, ऑब्जेक्ट स्पेस में वाटर है, जिधर ऑब्जेक्ट रखा है इस तरफ वाटर है और यहां से लाइट
ऑब्जेक्ट से लाइट आता है, रिफ्रैक्ट होकर के इसमें जाता है, तो इसको हम लोग इमेज स्पेस कहेंगे। इमेज स्पेस जो है उसमें एयर है, साफ साफ लिखा है, डायग्राम में दिखा है। देन फोकल लेंथ क्या होगा, ये जो एलिमेंट, ये जो लेंस है इसका फोकल लेंथ कितना होगा। क्या इस लेंस का फोकल लेंथ का वो फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं, 1/f इज μ2/μ1 - 1 1/r1 - 1/r2? नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वो फॉर्मूला जब लिखे थे तो आपको नोट करके लिखवाए थे कि दोनों तरफ मीडियम सेम होना चाहिए। यहाँ पर एक तरफ मीडियम दूसरा है, दूसरी तरफ दूसरा है, तो इसका कैलकुलेशन हम लोग वैसे ही करेंगे जैसे वहाँ किए थे। जरा करते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, ये ऑब्जेक्ट, वहां से लाइट जब निकलेगा तो पहले इस सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, ABC से, इस सरफेस से रिफ्रैक्ट होकर के इसमें जाएगा, तो इस ABC से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखेंगे। एक सरफेस से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, μ2/v - μ1/u, μ2 - μ1/r। तो लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में जा रहा है, μ2 के जगह लिखेंगे μg बाय v1, v1 इसलिए क्योंकि पहला इमेज होगा, माइनस μ1 बाय u इक्वल टू μ2 - μ1 बाय r1। ये पहला इक्वेशन। उसी तरह से लाइट जब इस मीडियम से इस मीडियम में जाएगा, यहां से यहां, तो ये μ2 होगा, तो μ2 के जगह 1/v, इसके बाद फिर से रिफ्रैक्शन नहीं होगा, तो ये फाइनल इमेज हो गया, माइनस μ1 बाय u। तो इसके लिए u इस सरफेस के लिए वही होगा जो इसके लिए भी होगा, क्योंकि ये थिकनेस नेग्लिजिबल है। अगर थिकनेस नेग्लिजिबल है तो इस सरफेस का इमेज इसका ऑब्जेक्ट होगा, इसका इमेज v1 है तो इसका ऑब्जेक्ट v1 हो गया, μ2 माइनस μ1 बाय r2, ये दूसरा इक्वेशन। अब इसको आप जोड़ दीजिए। अभी तक साइन कन्वेंशन आप नहीं रखे हैं, ध्यान रहे, क्योंकि जब थिकनेस नेग्लिजिबल होता है तो पहले अलग अलग सरफेसेस से फॉर्मूला लिख लीजिए और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को खत्म कर लीजिए, नहीं तो आपको 2 बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा। पहले आप u रखिए, फिर v1 निकालिए, और v1 फिर यहाँ रखिए, फिर v निकालिए, तो उससे फायदा है नहीं, 2 बार कैलकुलेशन से हम लोग बचते हैं। अब इसको आप ऐड कर दीजिए, तो ये कैंसिल हो गया, 1/v माइनस μw/u इक्वल टू μg माइनस μw/r1 1 माइनस μg/r2। अब आपको इसका फोकल लेंथ निकालना है, तो फोकल लेंथ का डेफिनेशन क्या होता है कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर हो जाए तो इमेज जहां बनेगा उसको फोकस कहेंगे। तो इस कंडीशन को आप लिख दीजिए, ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी कर दें तो इमेज क्या होगा, फोकस होगा। ये वाला कंडीशन अगर यहां रख दें तो 1/f माइनस μw/इंफिनिटी, ये 0 हो गया। अब f आपको इस फॉर्मूला से निकलेगा। सवाल यह है कि अभी तक साइन कन्वेंशन तो आपने रखा नहीं है, इसमें और इसमें साइन रख दीजिए तो इसका साइन अपने आप आएगा। साइन कन्वेंशन तो लास्ट स्टेप पर होता है जब कैलकुलेशन करते हैं तब। तो 1/f इसका साइन अपने आप आएगा, μg है 3/2, μw है 4/3, r1 प्लस होगा क्योंकि इधर के तरफ है, इसका सेंटर इधर होगा, लाइट इधर से आ रहा है, तो r1 की जगह लिखेंगे r, और r2 के जगह लिखेंगे माइनस r। ये हो गया 1/, इसमें से इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 1/6, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा -1/2, माइनस माइनस कैंसिल, 1/2r, और 1/6r माइनस 1/2r 4/6r, f हो जाएगा 6r/4। क्वेश्चन नंबर 10,
द प्लेन फेस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज सिल्वर्ड। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, द प्लेन फेस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज सिल्वर्ड। ये जो लेंस है इसका फोकल लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर और इसका जो प्लेन सरफेस है वो सिल्वर किया गया है, मतलब इसको रिफ्लेक्टिंग ऐसे बनाया गया। द टाइप ऑफ मिरर एंड फोकल लेंथ इज, ये जो एलिमेंट होगा ये एलिमेंट एक मिरर होगा। ये एक्सप्लेन किए थे हम पिछले वीडियो में, वीडियो नंबर हमको लगता है कि 101 या 101 में इसको एक्सप्लेन किए थे। तो ये जो एलिमेंट है ये एक मिरर होगा, उस मिरर का फोकल लेंथ कितना होगा। आपको समझाए थे वहां पर कि ये जो एलिमेंट है ये एक लेंस का, पहले आप इसको एक लेंस मानिए और इसके आगे एक प्लेन मिरर रख दीजिए। इस लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और ये जो प्लेन मिरर है इसका फोकल लेंथ होता है इन्फिनिटी। प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होता है, फोकल लेंथ इन्फिनिटी होता है। अब इस दोनों को आप कांटेक्ट में कर दिए हैं तो ये एलिमेंट बन गया। तो इस एलिमेंट का फोकल लेंथ कितना होगा। आपको ये बताए थे कि ये एलिमेंट जो है इसका इक्विवेलेंट पावर, ये इक्विवेलेंट एलिमेंट मिरर है, इसका पावर होगा पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर प्लस पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस दो बार क्यों, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है, लाइट अगर ऐसे आएगा तो पहले लेंस से रिफ्रैक्ट होगा, फिर मिरर से रिफ्लेक्ट होगा, फिर लेंस से रिफ्रैक्ट होगा। तो लेंस से दो बार रिफ्रैक्शन होता है और लेंस ऐसे रखा है या ऐसे रखा है फोकल लेंथ सेम होता है। तो इधर से लाइट जाए, इसका फोकल लेंथ एफएल है, इधर से लाइट जाए तो इसका फोकल लेंथ एफएल ही होगा, पावर सेम ही होगा। तो यहाँ पर दो बार लेंस से और एक बार मिरर से यहाँ पर रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन हो रहा है, का मतलब नेट पावर जो होगा PL प्लस P, स्मॉल m लिखे हैं इसके लिए और कैपिटल M लिखे हैं इस पूरे के लिए। ये फॉर्मूला का यूज पहले कर चुके हैं। मिरर का पावर होता है -1 बाय फोकल लेंथ, इसका होता है 1 बाय फोकल लेंथ, -1 बाय फोकल लेंथ। ये और ये दिया हुआ है, ये निकालना है। अभी तक इसमें हम साइन नहीं रखे हैं, ये अनसाइंड है। इसमें साइन रख दीजिए, इसका साइन अपने आप आ जाएगा। इसको छोड़ दिए 2 बाय FL, FL कितना है +20, FM कितना है इन्फिनिटी, ये तो 0 हो गया। 1/10 FM होगा -10 सेंटीमीटर। मतलब ये जो एलिमेंट है वो एक मिरर है जिसका फोकल लेंथ -10 है। तो इसका मतलब कैसा मिरर का फोकल लेंथ माइनस होता है, ये ऐसा मिरर जैसा बिहेव करेगा। दिस एलिमेंट विल बिहेव एज ए कॉनकेव मिरर, क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव है, फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर है, का मतलब कॉनकेव मिरर। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पर। लिखा है द डायग्राम शो लेंसेज विच आइदर इक्विकॉन्वेक्स और प्लेनो कॉन्वेक्स। इक्विकॉन्वेक्स मतलब दोनों का रेडियस सेम, या प्लेनो, ये वाला लेंस प्लेनो कॉन्वेक्स, तो इसका भी रेडियस उतना ही है जितना इसका रेडियस है। ऑल कर्वेचर आर द सेम एंड ग्लासेज ऑफ ऑल लेंसेज आर आइडेंटिकल। इसका जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका भी उतना ही है, इसका भी उतना ही है, इसका सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मटेरियल सेम है, और जहां जहां पर कर्व सरफेस है उस सबका रेडियस भी सेम है। उसके बाद लिखा है व्हाट आर रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोकल लेंथ ऑफ लेंस अरेंज्ड एज शोन।
मतलब ऐसे इसका फोकल लेंथ और इसका फोकल लेंथ का रेशियो क्या होगा। रिलेटिव मैग्नीट्यूड का मतलब सबके मैग्नीट्यूड का रेशियो क्या क्या होगा। तो ये बात तो बहुत आसान, बहुत लोगों से ये क्वेश्चन बन गया है, लेकिन कुछ लोग पूछे हैं। आप ऐसे बताओ कि अगर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है और इसको बीच से हम ऐसे काट दें तो एक जो पार्ट होगा वो तो प्लेनो कॉन्वेक्स हो जाएगा, ये दूसरा जो पार्ट होगा ये भी प्लेनो कॉन्वेक्स हो जाएगा। अब ये दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को अगर ऐसे ही जोड़ दें तो ये वाला लेंस बन गया है। इस लेंस का फोकल लेंथ अगर f है तो इसका फोकल लेंथ 2f होगा, इसका भी 2f होगा। अगर ऐसे जोड़ दें, इसको सटा दें तो ऐसे हो जाएगा, तो फोकल लेंथ f हो जाएगा। अब इस वाले केस में क्या किया है कि इसको ऐसे ही रख दिया और इसको उल्टा कर दिया, ऐसे जो है उसको ऐसे कर दिया। तो भाई लेंस को ऐसे या ऐसे करने से फोकल लेंथ तो चेंज करता नहीं। इसका फोकल लेंथ 2f है, इसका भी फोकल लेंथ 2f है, तो कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ तो f ही रह जाएगा। या इसको हम इधर उल्टा कर दें, इसको इधर उल्टा कर दें, तो इसका भी 2f, इसका भी 2f, ये दोनों कॉम्बिनेशन का कितना होगा, f ही रह जाएगा। तो इसका रेशियो क्या होगा मैग्नीट्यूड का। तो भाई इसका अगर f है, इसका भी f, इसका भी f, मतलब रेशियो 1:1:1 होगा। तो आंसर PQE का 1:1:1 यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। लिखा है अ थीन लेंस फोकल लेंथ f produces an upright image of same size. फोकल लेंथ f है, produces an upright image of same size of object. What is distance of object from optical center of lens? Distance of object from optical center of lens. ऑप्टिकल सेंटर का मतलब पोल, पोल से कितना डिस्टेंस होगा। अभी इस क्वेश्चन को तो लिखने का जरूरत नहीं था, आप समझदार हैं। आप देखो इसको समझाया जरा, देखो एक बार। अगर ऑब्जेक्ट -∞ से यहां तक कहीं भी रखा है तो इमेज कहां से कहां बनता है, फोकस से लेकर के यहां तक। ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक कहीं भी रखोगे तो इमेज जो है वो यहां से यहां बनेगा, लेकिन छोटा होगा। ऑब्जेक्ट को अगर यहां रखोगे तो इमेज यहां होगा, सेम साइज का होगा। ये इमेज सेम साइज का तो है, लेकिन अपराइट इमेज नहीं। अपराइट का मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है अपराइट इमेज ऑफ सेम साइज, केवल सेम साइज नहीं, अपराइट भी होना चाहिए। तो ये कंडीशन नहीं हुआ। अब ऑब्जेक्ट को जैसे ही आप यहां से आगे, यहां से यहां लाओगे तो इमेज यहां से इंफिनिटी तक चला जाएगा। फोकस से जस्ट पहले है तो इधर इंफिनिटी, और फोकस के जस्ट बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो इधर इंफिनिटी। अब ऑब्जेक्ट को यहां से यहां लाओगे तो इमेज यहां से यहां आएगा। अब जरा ठहरिए, जब तक ऑब्जेक्ट को यहां से यहां लाए थे तब तक तो इमेज यहां से आकर के यहां तक आ रहा है। तो इमेज अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है तो इमेज इधर बनेगा, बड़ा बनेगा। ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज इधर बनेगा, इससे बड़ा बनेगा। लेकिन ऑब्जेक्ट अगर यहां पर है तो इमेज यहीं पर बनेगा और दोनों का साइज सेम हो जाएगा। दोनों का साइज सेम हो जाएगा। मतलब ऑब्जेक्ट अगर पोल पर है तो इमेज भी पोल पर बनेगा, सेम साइज का। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट को आप इधर कर देंगे ऐसे, तो इमेज कहां बनेगा फिर। ऑब्जेक्ट अगर इस तरफ यहां से यहां हो जाए तो इमेज फिर यहां से यहां बनता है, इसमें बनता है। तो इमेज इसमें जब बनेगा तब तो वो छोटा होगा। जब जैसे ही ऑब्जेक्ट यहां पर है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो उसका इमेज भी यही रहेगा। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट को इससे आगे करेंगे तो इमेज इससे आगे इधर बढ़ेगा, क्योंकि लेंस में दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, और इमेज का साइज छोटा होता जाएगा। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा तो इमेज फोकस पर बनेगा, उसका साइज बहुत छोटा होगा। इस पूरे मोशन में ऑब्जेक्ट अगर यहां है तो इमेज यहां बनेगा, ऑब्जेक्ट अगर यहां है वर्चुअल तो इमेज यहां बनेगा रियल। तब ये पॉइंट और ये पॉइंट तो एक ही है भाई, ये थिकनेस तो नेग्लिजिबल है। ये दोनों को अलग अलग आप थोड़े कहेंगे, इस दोनों को आप पोल ही कहेंगे, ये पोल पर है।
मतलब ऑब्जेक्ट अगर पोल पर रखा है तो इमेज पोल पर बनेगा और उसका साइज क्या होगा, सेम होगा। अगर इसी क्वेश्चन को आप मैथमेटिकली समझना चाहते हैं, सेकेंड मेथड से समझिए। क्वेश्चन में लिखा है कि अपराइट इमेज ऑफ सेम साइज, मतलब ऑब्जेक्ट एंड इमेज दोनों सेम साइज में है, सेम साइड में है और दोनों का साइज सेम है। इसका मतलब मैग्निफिकेशन कितना होगा, +1। अब लेंस का ये फॉर्मूला होता है 1/v - 1/u1/f, मैग्निफिकेशन का होता है v/u। इस दोनों फार्मूला को मर्ज करिए और m, u एंड f के टर्म में लिखिए, क्योंकि m पता है, u निकालना है, f पता है। तो हम क्या किए, इसको u से गुना कर दिए, u/v - 1 u/f, और u/v कितने के बराबर, 1/m के बराबर। ये फॉर्मूला हो गया। अभी तक इसमें साइन नहीं रखे हैं, कैलकुलेशन के समय साइन रखेंगे। अब इसका वैल्यू पता है और f का वैल्यू पता है, u का वैल्यू निकालना है। रखो, m के जगह पर रख दो +1, 1/+1 - 1 इक्वल टू u निकालना है, छोड़ दो, और f दिया हुआ है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ इसका f है, कैसा, प्लस। अब 1/1 - 1 ये तो 0 हो गया, और 0 से f को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब u का वैल्यू कितना हो गया, 0। इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 0 जब होगा तो अपराइट इमेज होगा ऑफ सेम साइज।